आज के इस सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित मेरे साथी मंत्री सम्मान्य अश्विनी कुमार चौबे जी, हमारे विभाग की सचिव माननीय लीना नंदन जी, ड्रिंकिंग वाटर विभाग की सचिव विनी महाजन जी, पंचायती राज के सचिव श्री सुनील कुमार जी, हमारे डीजी फॉरेस्ट श्री सीपी गोयल जी, मंच पर उपस्थित श्री तन्मय कुमार जी, श्री गंगवार जी, यहाँ पर उपस्थित सभी प्रबुद्धगण और मीडिया के बंधु। सबसे पहले तो मैं मीडिया के लोगों के लिए एक अच्छी बात बताना चाहूंगा। मीडिया के साथ ही अलर्ट भी हो रहे होंगे। अभी जब हैकाथॉन का पुरस्कार मिल रहा था और सबसे पहला जो स्टार्टअप जिनको मिला जीरो सर्किल अल्टरनेटिव प्राइवेट लिमिटेड, तो मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा आपने स्टार्टअप में ये हैकाथॉन जीता है और तो आपका कोई आईआईटी का बैकग्राउंड होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं जर्नलिस्ट थी। सो जर्नलिस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं। शी इज हेयर फ्रॉम बॉम्बे। हेयर शी। सो मेरे को लगा ये मीडिया के लिए अच्छी बात है। लेकिन दूसरा एक और विषय जो मुझे अच्छा लगा कि हैकाथॉन में जो विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट को मिला वो पूना का इंस्टीट्यूट, और जो सबसे बड़ी बात है कि जो बच्चों को पुरस्कार मिला वो हमारे केरल के त्रिशूर से। सो ये इस बात को दर्शाता है कि हमारे देश में टैलेंट की, इनिशिएटिव की, पार्टिसिपेशन की, आइडियाज की कमी नहीं है। और इसलिए ये आइडिया केवल समाज के एक ही क्षेत्र से आए ये जरूरी नहीं है। समाज के सब वर्गों में पर्यावरण के प्रति, नई साइंटिफिक सोच के प्रति, नए इनिशिएटिव के प्रति ये आइडिया आ सकते हैं। और इसलिए मैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के हमारे सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड को बधाई देना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि इस प्रकार के हैकाथॉन जो हैं हमारे डिपार्टमेंट से रीजनल लेवल पे भी होने चाहिए। क्योंकि अगर ऑल इंडिया हैकाथॉन अगर केरल से, हमारे त्रिशूर से या कोई जर्नलिस्ट ऐसे आकर के निकलते हैं तो जो टैलेंट हमारे देश में नए तरीके से आ सकता है उसको जरूर प्रोत्साहित करना चाहिए। 2018 में जब हमारे देश में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को माननीय प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया था, तब उन्होंने पूरे तरीके से सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन की बात करी थी। पिछले दिनों यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली जो यूनिया नैरोबी में हुई, उसमें जाने का अवसर मिला। दुनिया के लगभग 175 देशों ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए हमारे यहाँ पर बैन होना चाहिए। और हमारे लिए ये गौरव का विषय था कि प्रधानमंत्री जी ने जो 2018 पे घोषणा करी थी, यूनिया में जाने से पहले ही जो 2016 के हमारे प्लास्टिक रूल्स थे उसको बैन करने का नोटिफिकेशन, लीगली बैन करने के लिए जो नोटिफिकेशन निकालना था, रेजोल्यूशन होने से, पास होने से पहले हमारी सरकार और हमारी मिनिस्ट्री ने वो पहले ही काम किया। और इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूं। और सिंगल यूज प्लास्टिक की जो समस्या है, हम जानते हैं कि जो लैंडफिल्स है वो ओवरफ्लो हो रहे हैं। पानी में जो सिंगल यूज प्लास्टिक जाता है उसके कारण शहरों में भी प्रॉब्लम है, पानी की भी प्रॉब्लम है। अभी बल्कि कुछ दिनों पहले मैं सरिस्का में जा रहा था, डीजी फॉरेस्ट भी मेरे साथ थे, तो जो टूरिस्ट की गाड़ी से जो थैली निकली हुई थी वो एक जानवर खा रहे थे। हमारे लिए बड़ी चिंता का विषय है। कम से कम ऐसी जगहों पे जहां हम जाते हैं जो बहुत सेंसिटिव इलाके हैं,
इवन समुद्री किनारों में जो प्लास्टिक का पॉल्यूशन है हमारी मछलियों को और जो हमारा लोकल स्पीशीज है उनके लिए काफी नुकसान पहुंचाते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक के कारण जो हमारी शहर की नालियां वगैरह भी बंद रहती हैं और एयर पोल्यूशन का भी एक कारण जो है इनका जो जलना है वो एयर पोल्यूशन का एक बड़ा कारण है। और इसलिए हमारे मंत्रालय ने 75 माइक्रोन से बढ़ाकर 120 माइक्रोन तक के सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने का फैसला लिया। और उसके साथ ही साथ जो आज के समय में हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से न केवल जानकारी दे सकते हैं बल्कि मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। इसलिए मैं बधाई देना चाहूंगा मिनिस्ट्री को कि उन्होंने मॉनिटरिंग के लिए एक बहुत अच्छे ऐप का भी निर्माण किया। यहां पर हमारा जीबी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट के लोग भी आए हैं। मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जो नए इनिशिएटिव किए हैं, इस तरह के जो इनिशिएटिव हैं वो हम सब लोगों के लिए एक जिसको कहते हैं कि इस पूरी एनवायरनमेंट की लड़ाई को हम पार्टिसिपेटरी तरीके से, एक बात सच मानिए कि अब हम पीछे नहीं जा सकते। अगर आप सोचें कि हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम कोई 5वीं शताब्दी, 6ठी शताब्दी, 7वीं शताब्दी में चले जाएं, आप 7वीं शताब्दी तो दूर है, आप 18वीं शताब्दी में भी नहीं जा सकते। हम जहां पर आगे बढ़े हैं और हमने जो पिछले दिनों में जो एक औद्योगिक क्रांति करी है, कल मैं कह रहा था एक जगह में एनवायरनमेंट की मीटिंग में गया था, दुनिया में जो कार्बन एमिशन की बात करते हैं और जिसको हम हिस्टोरिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात हम कहते हैं कि दुनिया के विकसित देशों की है, तो ये जो भी टेक्नोलॉजिकल क्रांति है ये पिछले 200-250 सालों की। ये टेक्नोलॉजिकल क्रांति तो है, ये इंडस्ट्रियल क्रांति है, लेकिन मैं इसको मानता हूं ये पूरी साइंटिफिक क्रांति जब होगी जब हम अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से आम आदमी को रिलीफ भी पहुंचाएंगे, उसके जीवन स्तर में भी परिवर्तन लाएंगे, लेकिन प्रकृति को भी उतना ही समाधान कारक सॉल्यूशन वाला टेक्नोलॉजिकल अल्टरनेटिव देंगे, तभी ये पूरी तरीके से हमारी साइंटिफिक क्रांति होगी। और इस पर चलने के लिए हमारे जिन नौजवानों ने स्टार्टअप में प्राइज जीते हैं, जिन्होंने हैकेथॉन में प्राइज जीते हैं, जिसको देश में बाकी प्रोफेशनल चीजों के बढ़ने के साथ साथ एक और बात की बहुत बड़ी आवश्यकता, और हमारी सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी का उस पर बजट पे भी ध्यान है कि सब चीजों के पढ़ने के साथ साथ जिसको प्योर साइंस कहते हैं उसको बढ़ाने की, उस एटीट्यूड को बढ़ाने की हमारे देश में बहुत आवश्यकता है। दुनिया में इन सारे विषयों का अध्ययन करने के लिए UNFCCC के माध्यम से लगातार IPCC के वर्किंग ग्रुप्स की रिपोर्ट भी आती हैं। और वर्किंग ग्रुप फर्स्ट की जब रिपोर्ट आई, हम COP26 में जाने वाले थे, उससे पहले आई थी, और उसके बाद वर्किंग ग्रुप के दूसरे पार्ट की रिपोर्ट आई। वो जो दोनों रिपोर्ट्स थी वो बेसिकली साइंस और साइंस बेस्ड एविडेंस के आधार पर हमको कैसे आगे बढ़ना है उस पर आधारित थी। लेकिन जो हमारे वर्किंग ग्रुप की कल जो तीसरी रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट को हमारे डिपार्टमेंट ने, डिपार्टमेंट के लोगों ने, और मैं देख रहा था पिछले 2 दिनों से लगातार हमारे अधिकारी लोग भी बैठ करके बड़े उसके विषयों से और उसके भारत के संदर्भ में उस रिपोर्ट की भूमिका के बारे में काफी अच्छे तरीके से उन्होंने तैयारी करी। और इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि एज पर द IPCC वर्किंग ग्रुप third contribution is concerned, the Government of India welcomed the summary of policy makers and working group 3 third contribution to the 6th assessment report
of Intergovernmental Panel on Climate Change released on the 4th April 2022. The report dealing with climate change mitigation and international cooperation is a major contribution to IPCC to the global fight against climate change. The two earlier IPCC reports focused on the physical science base of climate change and its impacts. The report released yesterday focuses on mitigation, what we can do to reduce emission to keep the world on a Paris-aligned temperature pathway. It mentions the carbon-free and low-carbon technologies available, as well as the potential of digitalization through robotics, artificial intelligence, for supporting energy efficiency and renewable energy. IPCC reports are synthesis of detailed research over last several years. India's position on the historical responsibility of developed countries for consuming the carbon budget is scientifically established by this report. The report underlines the need for deep and urgent global emission reduction. For a fifth of the total carbon budget of 1.5 degrees centigrade temperature increase and two-thirds of the total carbon budget of 2 degrees centigrade warming has been already consumed. 50% of the global population, vast majority of the developing world is responsible for only 14% of global emissions. The report notes that both cumulative and per capita annual emissions rose during the pre-2020 period. Pre-2020 emissions reduction in developed countries have been insufficient in a consumption to the developing world's need for sustainable development. Both historical cumulative emission and per capita annual emissions shows the India's role as part of South Asia is minimal. The report mentioned that equity remains a central element in the United Nations climate regime, notwithstanding shift in differentiation between states over time and challenges in assessing fair shares. This finding is based on the report's assessment that with a shrinking remaining carbon budget, the access to a fair share of this budget for developing countries has become an important question. The report embodied the change in lifestyle and behavior have a significant role to play in mitigate climate change. The report endorsed India's view on the need for curbing unsustainable consumption. The report fully supports India's view on the necessity of public finance for developing countries. It notes specifically for tracked financial flows fall short of levels needed to achieve mitigation goals across all sectors and regions. The challenge of closing gaps in the largest developing countries as a whole. It also notes the public finance falls short for Copenhagen goal of $100 billion per year by 2020. The report also endorsed India's position on the need for scale, scope, and speed in climate finance. India firmly believes that climate change is a global collective action problem that can be solved only through international cooperation and multilateralism. India has taken tremendous action under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji to address the threat of global climate change by taking several initiatives, including inter alia, setting up of International Solar Alliance, Coalition of Disaster Resilience Infrastructure, One Sun, One World and One Grid, and infrastructure for resilient island states. India will continue to be the voice of ambition as well as champion of equity on behalf of developing countries. India demonstrates in this specific targeted action in a specific suggestion and proposal and a firm faith in both science and human values. India walk the talk, the speak from position of strength and responsibility on the subject of climate change. It is from this experience that India sends a message of hope and optimism that humanity and all nations can strive together and meet the challenge of climate actions and
also India will become a part of solution of climate change. With these words, I conclude my speech, and I hope in future this type of hackathon will definitely useful for the purpose of bringing the scientific attitude amongst our youth and young startup or entrepreneurs. Thank you very much.